नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्पेशली एंशंट हिस्ट्री रिवीजन सेशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश टीजीटी जेबीटी कमीशन एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस रिवीजन सेशन के अंदर हम लगभग 41 क्वेश्चन तक जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे और आज हम 42 से लेके आगे का जो क्वेश्चन सीरीज है वो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से रिवीजन सेशन को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा और विजिट करके जो आपका प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर जो आपके मॉक जेबीटी टीजीटी जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें जो है आपको यहाँ पर रिवीजन सेशन पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 इस सारी की सारी चीज़ें जो है सारे क्वेश्चन उसके अंदर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 जो हमारे पास पूछा गया है दोस्तों, वो पूछा गया है कि जैन साहित्य में किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना गया है। यानी जैन साहित्यों में कौन से शासक को श्रेणिक कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार एंड ऑप्शन नंबर सी कालाअशोक एंड ऑप्शन नंबर डी उदयन। तो ये जो सारे के सारे जो दोस्तों ये मगध साम्राज्य से रिलेटेड आपका जो है ये क्वेश्चन है, मगध एम्पायर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें श्रेणिक की तो श्रेणिक की जो है वो कहा गया है बिंबिसार को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि जो अजातशत्रु है इसे कुणिक के नाम से भी आपका जो है जाना गया है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना। जबकि बिंबिसार को जो है आपका श्रेणिक के नाम से जैन साहित्य में कहा गया है। ठीक है, और जो प्रियदर्शन है आपका जो देवान प्रिय है वो कहा गया है अशोक को और पितृहंता कहा गया है उदयन को। किसको कहा गया है? पितृहंता उदयन को कहा गया है। पितृहंता उदयन को, देवान प्रिय अशोक को, ठीक है, या फिर आपका जो है कई जगह इसको जो है प्रियदर्शन भी कहा गया है। और जो है बिंबिसार को क्या कहा गया है? श्रेणिक, और अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास पूछा गया है कि प्रसेनजीत और महाकोशला देवी का क्या संबंध था। तो महाकोशला देवी और प्रसेनजीत, ठीक है, कौशल का शासक था। प्रसेनजीत और महाकोशला देवी के बीच में क्या संबंध था? पति पत्नी का, भाई बहन का, या पिता पुत्री का, या फिर गुरु और शिष्य का। तो इनके बीच में कौन सा संबंध था? पहली बात तो ये कि जो महाकोशला देवी है ये बिंबिसार की पहली पत्नी थी। बिंबिसार की पहली जो आपके मगध हर्यक वंश था, हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, उसकी प्रमुख 3 पत्नियों का जो उल्लेख है उसके अंदर किया गया है, जिसमें आपका महाकोशला देवी, क्षेमा और चेलना, ये जो है उसकी पत्नियों के नाम हैं। तो महाकोशला देवी जो प्रसेनजीत की जो बहन थी महाकोशला देवी, ठीक है, तो ये जो है आपका प्रसेनजीत की बहन थी। तो प्रसेनजीत और महाकोशला के बीच में जो भाई बहन का संबंध था। ठीक है, और जब प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी का जो विवाह है बिंबिसार के साथ हुआ था तो इसी समय आपका जो है कौशल जनपद के राजा प्रसेनजीत ने उसे काशी जो क्षेत्र है वो दहेज स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, ये जो दोस्तों ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है रिवीजन सेशन आपका स्पेशली टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन, सीटेट एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें, अजातशत्रु का जन्म बिंबिसार की किस रानी से माना जाता है। यानी जो अजातशत्रु था बिंबिसार का जो पुत्र था वो किस रानी से माना जाता है। तो जैसा कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि उसकी 3 पत्नियां थी, क्षेमा, चेलना, महाकोशला देवी। ठीक है, कारुबाकी नहीं, कारुबाकी यहाँ पर अशोक की आपकी जो है अशोक की जो है आपकी पत्नी बताई गई है। ठीक है, तो ये जो उत्पन्न हुए थे, अजातशत्रु का जो जन्म हुआ था चेलना वंश की रानी, आपके चेलना से क्या है इसका जन्म माना जाता है, किसका? अजातशत्रु का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें यहाँ, तो किस हर्यक वंशी शासक ने अंग जनपद का जो विलय है वो मगध साम्राज्य में किया था। अंग जनपद को किसने मगध साम्राज्य में मिलाया था? अंग की अगर बात करें तो अंग जनपद को जो मिलाया था वो मिलाया था किसने? अजातशत्रु, प्रसेनजीत, बुद्ध, या फिर आपका बिंबिसार, कालाअशोक, उदयन या अजातशत्रु। तो अंग को जो मगध साम्राज्य में मिलाया था वो सबसे पहले आपके बिंबिसार ने इसको मगध का हिस्सा बनाया था। और बाद में जब बिंबिसार की हत्या जो है अजातशत्रु ने की थी तो आपका आपका जो आपका कौशल और मगध के बारे में संघर्ष भी होता है और अंततः दोनों में संबंध अच्छे स्थापित होने के बाद जो काशी का प्रदेश है दोबारा से मगध को दिया जाता है। ठीक है, तो पहले इसको बिंबिसार ने मिलाया था क्योंकि दहेज स्वरूप इससे प्राप्त हुआ था, तो इसीलिए इसका आंसर बिंबिसार आ जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 46 की अगर दोस्तों बात करें, इनमें से जीवक किसका राजवैद्य था? राजवैद्य मतलब चिकित्सक था। अजातशत्रु, प्रसेनजीत, बुद्ध या सी और डी दोनों का? सी और डी का मतलब है कि आपका जो है सी और आपका जो है बी और सी होना चाहिए था, बी और सी दोनों का, ठीक है, सी और बी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, सी और बी दोनों का। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, सी और बी। सी और बी का मतलब है प्रसेनजीत का भी राजवैद्य कौन था? वो आपका जीवक था, ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों। और बुद्ध का भी ये क्या है? राजवैद्य था, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में हमारे पास पूछा गया है कि किस शासक ने, क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन किस शासक ने महाशिला कंटक तथा रथमुसल नामक हथियारों का प्रयोग किया था? महाशिला कंटक और रथमुसल का प्रयोग किस शासक ने किया था? तो जब ये जो है आपका ये जो आपके जो हथियार है मुख्यतः अजातशत्रु के द्वारा आपके जो है प्रयोग में लाए गए थे, कि जब उसका जो आपका संघर्ष था है वो लिच्छवी के साथ जो है लगभग कईयों सालों तक इसका वो संघर्ष चला था लिच्छवी जनजाति के साथ, ठीक है। तो अजातशत्रु के द्वारा इसका प्रयोग सबसे सर्वाधिक बार जो है किया गया था। महाशिला कंटक और रथमुसल क्या है? ये हथियार है जो आपके अजातशत्रु के द्वारा प्रयोग में लाए गए थे। 48 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म की पहली संगति कहाँ पर बुलाई गई थी? पहली संगति का मतलब है बौद्ध धर्म की पहली महासभा कहाँ पर बुलाई गई? पाटलिपुत्र में, विपुल पर्वत पर, समेधा पर्वत पर या सप्तपर्णी गुफा में? तो पहली बात तो ये कि बौद्ध धर्म की 4 महासभाएं हुई थी, जिसमें से पहली बुलाई गई थी राजगृह में, दूसरी बुलाई गई थी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है। तो ये जो एग्जैक्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो सप्तपर्णी की गुफा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सप्तपर्णी की जो गुफा थी राजगृह के अंदर, वहाँ पर जो है इसकी पहली महासभा बुलाई गई थी, ठीक है। दैट टाइम जो मगध का शासक था वो कौन था? अजातशत्रु। कौन था दोस्तों? अजातशत्रु था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करें, बौद्ध धर्म की पहली महासभा का संबंध किससे था? यानी जो बौद्ध धर्म की पहली महासभा हुई थी उसका संबंध किससे था? अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक या बी और सी दोनों? तो दोस्तों जो पहली महासभा हुई थी उसमें प्रथम के जो त्रिपिटक की रचना की गई थी। त्रिपिटक कितने हैं? 3, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं। तो ये इनमें से 2 की जो रचना है वो पहली महासभा में हुई थी, सूत पिटक और विनय पिटक, यानी बी और सी, ठीक है। बी और सी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जबकि अभिधम पिटक जो है ये आपकी तीसरी महासभा में लिखा गया था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर अगर 50 की बात करें तो वत्सकार किसका प्रमुख मंत्री था? तो वत्सकार किसका मंत्री था? चंद्रगुप्त, अशोक, प्रसेनजीत या अजातशत्रु? तो इसका सही आंसर होने वाला है अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो प्रमुख सेनापति या मंत्री जो था वो था वत्सकार, और इसकी परामर्श से ही उसने लिच्छवी वंश का जो है सर्वनाश कर दिया था, और ठीक है, अजातशत्रु के द्वारा। किसके द्वारा? किसके कहने पर? वत्सकार के कहने पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करें दोस्तों, अजातशत्रु के शासनकाल के किस वर्ष महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण का मतलब है कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना देह त्याग किया था, या फिर आपका जो है इनका जो देहांत हुआ था, उस समय अजातशत्रु का कौन सा शासनकाल चल रहा था? 6ठा, 8वां, 12वां या 15वां? तो सही आंसर होगा दोस्तों 8वां, ठीक है। 8वां जो आपका शासनकाल था, 8वां वर्ष था इसके शासनकाल का, किसके? अजातशत्रु के। तो उसी समय जो है महात्मा बुद्ध ने आपका जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो इसीलिए बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष कारणों की पहचान करें, कि कौन कौन से उत्कर्ष कारण हैं। नंबर 1, 5 पहाड़ियों से घिरा होना। ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट नंबर 2 है गंगा, चंपा, सोन नदी के मध्य विस्तार। ऑप्शन नंबर सी, प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई थी। और स्टेटमेंट नंबर डी, मगध के सभी शासक बुद्ध के समकालीन थे। और नीचे दिया गया है सही वाक्यों का चयन करें। तो इनमें से सही स्टेटमेंट कौन कौन सी है वो आपने यहाँ पर बतानी है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण ये एक सुरक्षित दुर्ग था, बिल्कुल सही बात है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित था मगध साम्राज्य। गंगा, चंपा और सोन नदी के मध्य विस्तार था, बिल्कुल। पूरब में गंगा, पश्चिम में आपकी जो है सोन नदी, और आपका जो है चंपा नदी, और दक्षिण में विंध्याचल तक जो है इसका विस्तार था, बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट है
इसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई थी। बिल्कुल गलत है दोस्तों, पाटलिपुत्र की राजधानी जरूर थी परंतु इसकी पहली राजधानी राजगृह थी। ठीक है, पहली पाटलिपुत्र नहीं बल्कि राजगृह थी। मगध के सभी शासक बुद्ध के समकालीन थे। मगध के सभी शासक बुद्ध के समकालीन नहीं थे, कुछ एक शासक थे जिसमें कि आपका अजातशत्रु था, बिंबिसार था, परंतु मगध साम्राज्य के अंदर ही जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का आपका समर्थक था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। तो सही आपने चयन करना था, तो ए और बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ए और बी इज करेक्ट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 52। आई होप आपको जो आपका ये रिवीजन सेशन है इसमें काफ़ी आपको ये हेल्पफुल होने वाली है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट सही लगा है, अच्छा लगा है, तो कमेंट में आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कंटेंट कैसा लगा है। इसको हमें लगातार करना चाहिए आगे या नहीं करना चाहिए, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको लगातार करने हैं या नहीं करने हैं, ये अभी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है आने वाली परीक्षाओं के लिए होने वाला है। ठीक है, चलिए इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आने की संभावना रहती है, कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और इनको हम टॉपिक टू टॉपिक जो है पूरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 की, तो क्वेश्चन नंबर 53 जो हमारे पास पूछा गया है वो पूछा गया है कि हड़प्पा का सबसे पूर्वी केंद्र कौन सा था। ठीक है, हड़प्पा का सबसे ईस्टर्न जो केंद्र है वो कौन सा था, सूतकोटला, बनावली, आलमगीरपुर या सूतका गेंदौर। तो सबसे पूर्वी केंद्र कौन सा है हड़प्पा का, आलमगीरपुर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आलमगीरपुर जो था ये सबसे पूर्वी केंद्र था। सूतका गेंदौर या बलूचिस्तान ये पश्चिमी केंद्र था। उत्तरी केंद्र था आपका मांडा। ठीक है, और दक्षिणी केंद्र कौन सा था, देमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तरी केंद्र आपका कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी कौन सा, देमाबाद महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर बात करें, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे विशाल केंद्र कौन सा है, कौन सा था हड़प्पा का भारत में सबसे विशाल केंद्र कौन सा है। तो सबसे विशाल केंद्र की अगर बात करें तो सबसे विशाल केंद्र कौन सा है, राखीगढ़। कौन सा है दोस्तों, राखीगढ़। दूसरे नंबर पे है धोलावीरा। ठीक है, और पूरी सभ्यता का सबसे विशाल केंद्र कौन सा है, हड़प्पा। पूरी सभ्यता का सबसे विशाल केंद्र कौन सा है, हड़प्पा। परंतु हड़प्पा भारत के अंदर नहीं है, हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के मिंटगोमरी जिले में है, जबकि भारत में यहाँ पर पूछा है तो भारत में क्या है, राखीगढ़। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 55 की अगर बात करें, सही वाक्यों का चयन करें। हड़प्पा तौल का अनुपात या फिर हड़प्पाई तौल का अनुपात 1:2:4:6 पर आधारित था। सैंधव जो आपके सैंधव लोग युद्ध प्रिय अधिक और शांति प्रिय कम थे। तीसरी स्टेटमेंट है, श्रमिकों का आकलन व्हीलर महोदय ने किया था। ठीक है, श्रमिकों का जो आपका आकलन है व्हीलर महोदय ने किया था। और क्वेश्चन नंबर आपका और स्टेटमेंट नंबर डी जो है, लोथल में युगल शवधान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आपने सही वाक्यों का यहाँ पर चयन करना है। सबसे पहले दिया गया है स्टेटमेंट नंबर 1 कि हड़प्पाई तौल का अनुपात 1:2:4:6 था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये जो है वर्ग के आधार पर आपके आगे चलते थे। सैंधव के लोग युद्ध प्रिय अधिक और शांति प्रिय कम थे। यहाँ थोड़ा ये उल्टा है, हड़प्पा के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, वो शांति प्रिय अधिक थे और युद्ध प्रिय कम थे। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। ठीक है, श्रमिकों का आकलन जो है व्हीलर महोदय ने किया था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और लोथल से युगल शवधान मिले हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 3 और 4 यानी ए, सी और डी। तो ए, सी और डी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए, सी और डी। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में भी दिया गया है ए, सी और डी। तो यहाँ पर थोड़ा ये करेक्शन करना इसको पड़ेगा। तो इसी स्थिति में ये सभी आपके क्या हो गए, बी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से का जो आपके ऑप्शन है यहाँ थोड़े सेम हो गए। ऐसे क्वेश्चन आपको, ऐसे ऑप्शन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, परंतु फिर भी ये आपको बताने के लिए है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 की अगर बात करें, किस फसल के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। कौन सी ऐसी फसल थी, देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो आपके पशुपालन और आपके जो है कृषि उत्पादन जो है करने में प्रमुख जो है आपके थे। परंतु यहाँ पर बात की गई कि कौन से फसल के प्रमाण हड़प्पा से नहीं मिले हैं, सरसों, तिल, मक्का या गेहूँ। तो ऐसी स्थिति में यदि क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मक्का, क्योंकि मक्के की खेती सबसे पहले पुर्तगालियों ने की थी दक्षिण भारत में। और पुर्तगाली जो आए थे वो तो 14वीं शताब्दी में आए थे। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, उसके बाद ही पुर्तगाली आके भारत आए थे। तो उनके द्वारा ही मक्का की खेती सबसे पहले भारत में की गई थी, दक्षिण भारत में। और मक्का उत्पादन में पहला स्थान जो है भारत का वो है कर्नाटका। ठीक है, तो सरसों का उत्पादन हुआ हड़प्पा में, तिल का हुआ, गेहूं का हुआ, जौ का हुआ, कपास का हुआ। ठीक है, परंतु मक्का के प्रमाण वहाँ से नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करें दोस्तों, 57 में जो लिखा गया है, पूछा गया है कि किस पशु के पालने के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, काली चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ से जो है वो किस प्रकार के साक्ष्य आपके जो है मिले हैं, किस पशु को पालने के साक्ष्य मिले हैं? कुत्ता, हाथी, घोड़ा या ऊँट। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा ये कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ से हाथी के भी अवशेष मिले हैं और ऊँट के भी अवशेष मिले हैं, तो दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, ऊँट के भी आपके कंकाल मिले हैं और अलंकृत हाथी के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 58 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हाथी भी होगा और ऊँट भी होगा, तो दोनों यहाँ पर हो जाएंगे। तो हालांकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर किस पशु के साक्ष्य की बात यहाँ पर हुई है, हाथी के साक्ष्य नहीं मिले, चित्र मिले हैं केवल। हाथी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल चित्र मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। परंतु ऊँट के यहाँ पर कंकाल जरूर मिले। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर ये आपका डी हो जाएगा, ऊँट। ठीक है, कैमल। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर बात करें तो जल निकास का अभाव और मिट्टी का हल तथा अधिकतम मात्रा में जौ के अवशेष किस हड़प्पा केंद्र से प्राप्त हुए? जल निकास का अभाव और मिट्टी का हल और अधिक मात्रा में जौ के अवशेष, तो कहाँ से? लोथल, बनावली, धोलावीरा या रंगपुर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, धोलावीरा। देखो, धोलावीरा आपने ध्यान रखना, यहाँ पर जल निकास का अभाव था। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना। दूसरी बात, यहाँ पर मिट्टी के जो हल है वो प्राप्त किए गए। ठीक है, और अधिक मात्रा में जौ के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर बात करें, हड़प्पा का कौन सा केंद्र भारत में नहीं है? तो कौन सा ऐसा केंद्र है जो भारत में नहीं है? हुलास, रोजड़ी, शुर्तगेही या मिथातल। बाकी सभी केंद्र भारत में हैं, परंतु शुर्तगेही भारत में नहीं है। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? अफगानिस्तान में। कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो ये था इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है हमारे पास, वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 16 संस्कारों में शामिल नहीं है? कौन सा 16 संस्कार? जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति 16 संस्कार करता है, तो उनमें से कौन सा संस्कार इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए केशांत, बी वेदारंभ, सी है आपका समावर्तन और डी है सभी शामिल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी शामिल है, क्योंकि सारे जो आपके संस्कार हैं ये 16 संस्कारों के अंदर शामिल है। ठीक है, केशांत मतलब मुंडन करवाना। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, जीवन सफलता के लिए वैदिक ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता है। ये तीनों ऋण में कौन सा शामिल नहीं है? ऋण कितने हैं? 3। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में कितने ऋण बताए गए हैं? व्यक्ति के लिए 3 ऋण, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मरने से पहले, मृत्यु से पहले इन 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता है। तो 3 ऋण कौन कौन से? नंबर 1 पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण या देव ऋण। तो इनमें से कौन सा ऋण नहीं है? 3 ऋणों में कौन सा नहीं है? तो 3 तो है, परंतु इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, मातृ ऋण का उल्लेख उसमें नहीं हुआ है। ठीक है, पितृ ऋण है कि देखो प्रत्येक व्यक्ति का ये उद्देश्य है कि आपका जन्म से मृत्यु से पहले ही अपने विवाह करके क्या है, पुत्र को, संतान को उत्पन्न करना पितृ ऋण है। ठीक है, पिता बनना। दूसरा ऋषि ऋण का मतलब है यहाँ पर कि आपका जो है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ज्ञान प्राप्त या विद्या आरंभ करना, या फिर आपका जो है गुरु जो है आपका बनना, ये भी एक ऋण है। देव ऋण मतलब अपने जीवन में कोई यज्ञ या फिर आपका जो है अनुष्ठान कराना, वो भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक ऋण माना गया है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 की अगर बात करें, गंगा और सोन के किनारे कौन सा प्राचीन नगर बसा हुआ है? गंगा और सोन नदी के किनारे कौन सा प्राचीन नगर बसा है? ऑप्शन नंबर राजगिरी, साकेत, कुशीनगर, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो नगर है गंगा और सोन नदी के किनारे आपका बसा हुआ है, जो प्राचीन काल में आपका जो है मगध साम्राज्य की राजधानी रहा है।
क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम दोस्तों बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में किसे पितृहंता कहा गया है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, पितृहंता किसे कहा गया है, वो उदयन को कहा गया है। इसी उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी। हालांकि अजातशत्रु ने भी बिंबिसार की हत्या की थी, परंतु वैदिक बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा गया है, ना कि अजातशत्रु को। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट की अगर बात करें, आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वैशाली को मगध की राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था। जिसने वैशाली को राजधानी बनाई वो कौन सा शासक था? शिशुनाग, कालाशोक, उदयन या नन ऑफ दीज। तो था दोस्तों जो आपका नाग वंश था, शिशुनाग वंश था, उसका संस्थापक शिशुनाग। और इसी शिशुनाग का उत्तराधिकारी आया कौन? कालाशोक। और इसी कालाशोक ने दूसरी महासभा बुलाई थी बौद्ध धर्म की, कहाँ पर? वैशाली के अंदर। तो ये हमने बात की आज की जो है लगभग क्वेश्चन नंबर 64 तक। और 64 के बाद जो आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो हम कल आपकी जो है बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप वीडियो पसंद आई है आपको तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। लगातार आपको जो है ये कंटेंट पसंद आया है या नहीं आया है, और अगर आप कितने लोग हैं कि जो आपके लगातार इस तरीके से क्वेश्चन को आपके जो करने वाले हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट